हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर। जैसा कि लास्ट 8 दिन से आपने देखा होगा कि मैंने डेली बेसिस पे जो द हिंदू का करंट अफेयर आता था उसको मैंने यू कैन से दैट न्यूज़पेपर उसको मैंने क्लोज कर दिया है। और अब हम वीकली ही करंट अफेयर देखा करेंगे, जिसमें हमारा पीआईबी, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस का ये कॉम्बिनेशंस होता है। ओके, सो मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ, इसमें जो भी आपका मेप से रिलेटेड है उसको हम लेके आते हैं फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। एंड देन जो हमारा करंट अफेयर होता है उसको देखते हैं हम यहाँ पे। तो डेली बेसिस वाला अभी हमारा फिलहाल में क्लोज रहेगा और अभी हम मेहनत करेंगे किस पे, वीकली पे, क्योंकि रीजन क्या है, अब ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, 6 टू 7th मंथ है। तो इन बिटवीन जो भी करंट अफेयर आपका आई कैन से दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, है ना? तो उसको तो हम वीकली में देख लिया ही करेंगे। उसके बाद हम मंथली एक मैगज़ीन टाइप की आपकी और लेके आया करेंगे, जिसमें आपका क्या सीन रहेगा कि जो भी टॉपिक हैं, जैसे आपने विज़न या पीटी 365 यू कंसीडर, जो कि लास्ट में आएँगी। एंड देन इनसाइट का है, फोरम आईएएस का है। इनकी मैगज़ीन देखने के बाद अगर आपको लगेगा कि जो हम ये कंटेंट पढ़ रहे हैं, वो कंटेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है इन प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2024। ओके, सो देखते हैं हम क्या है। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अभी हमें करना क्या है, वीकली पे ही देख के चलना है। इन बिटवीन जो भी टाइम मिलेगा हमें, वो फुल्ली फोकस करना है इन स्टैटिक पोर्शंस। ओके, सो 2024 यूपीएससी 2024 करंट अफेयर, प्रीलिम्स करंट अफेयर 1 टू 8 अक्टूबर, यानी कि 1 से लेके 8 अक्टूबर तक, ठीक है? और मैं आपको बता दूं, अब तक हमने कंप्लीट कर लिया था आपका जो भी सितंबर का है, उसकी मैंने कंपाइलेशन वीडियो डाल दी है मंथली वाली। तो आप एक बार उसको देख लेंगे तो आपको इजीली बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे हम क्या है हमारे पास। सीरिया। देखिए, मैं सीरिया की बताऊँ, ये सीरिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, तो इसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। सीरिया इसकी कैपिटल है डेमाकस। और टर्की यहाँ पे क्या हुआ है, टर्की ने स्टेप्स लिया है स्ट्राइक ऑन द मिलिटेंट किसके कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट इन सीरिया। ओके, इसलिए न्यूज़ में है। पॉलिटिकल बाउंड्री की बात करें तो कौन-कौन है इसमें, ये मैंने आपको पहले ही कई बार करा दिया है, फिर भी एक बार और देख लेंगे हम। टर्की नॉर्थ में पड़ता है, इराक ईस्ट में पड़ता है, जॉर्डन साउथ में पड़ता है, लेबनान एंड इज़राइल। तो 5 कंट्री थी जो इसके किसमें पड़ती हैं, यू कैन से दैट सीरिया की बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है। अच्छा, अभी मैं इसको ट्रिक से भी बता दूँगा आपको, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी, क्योंकि ये न्यूज़ में रहा इसलिए मैंने इसको दोबारा भी ले लिया। ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो ये यू कैन से दैट शॉर्ट कोस्टलाइन है, और जो किसके साथ है, वो मेडिटेरियन सी के साथ है। और इसका जो एरिया है, ठीक है, वो आप कह सकते हैं गोलन हाइलैंड्स, ये आपने सुना होगा। अब देखिए, ये वाला वर्ड्स है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि गोलन हाइट जो है वो कहाँ पे प्रेज़ेंट है ना? तो ये आपको मिलेगी इज़राइल में। ओके, उसके बाद कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो माउंट हरमन, और लॉन्गेस्ट रिवर की बात करेंगे तो यूफ्रट्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और लार्जेस्ट लेक की बात करेंगे तो ये है लेक असद। ये 3 चीज़ आपको और देख लेनी है। हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा आपको माउंट हरमन, और लॉन्गेस्ट रिवर आपको मिलेगी यूफ्रट्स रिवर्स, और लार्जेस्ट लेक मिलेगी आपको एसिड। अच्छा, अब इसके लिए हम थोड़ा-सा इधर आ जाते हैं। ओके, ये रहा सीरिया। देखिए, इराक का मैं आपको पहले ही बता चुका था। अब हम थोड़ा-सा सीरिया का देख लेते हैं। इराक तो हम लास्ट वाली वीडियो में कंप्लीट कर ही चुके हैं। और हालाँकि हम सीरिया का भी कर चुके हैं। तो मैं आपको बताया था, यानी कि जीत, है ना? तो जीत लेंगे हम, है ना? क्या? एमपी सीरिया में तो देखिए, जे फॉर आपको मिल जाएगा जॉर्डन, और आई फॉर एक आपको मिलेगा इज़राइल, ओके? और एक आई फॉर मिलेगा आपको इराक, और टी फॉर आपको मिल जाएगा टर्की। और मैंने बताया था कि सीरिया में अगर मैच होगा तो उसे भी हम क्या करेंगे, जीत लेंगे। तो एल फॉर क्या हो जाएगा, लेबानन। क्लियर कट है? तो इस तरीके से बॉर्डर शेयरिंग कंट्री हमारी समझ में आ गई कि सीरिया की कौन-कौन सी है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है हमारे पास। फिर हमें मिलता है मालदीव। मालदीव की कैपिटल की बात करें तो वो है माले, ठीक? और अगर मैं बात करूँ इसमें क्या हुआ है कि मालदीव के अभी न्यू प्रेसिडेंट चुने गए, और जो हैं मोहम्मद मैऊज़। तो उसी के रिगार्डिंग ये थोड़ा-सा न्यूज़ में है, तो हम देखने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल बाउंड्री की बात करें तो नॉर्थ मोस्ट अटॉल, जो कि लगभग आप 370 माइल्स है, कहाँ से? साउथ एंड साउथ वेस्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड से, ठीक है? और उसके बाद सेंट्रल एरिया की बात करेंगे तो इसमें आपकी कैपिटल ऑफ आइलैंड्स ऑफ मैले, लगभग 400 माइल साउथ वेस्ट ऑफ द श्रीलंका। जियोग्राफिकल फीचर की बात करेंगे तो मालदीव जो आइलैंड्स है, ये सीरीज़ है कोरल अटॉल की, ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है। कोरल अटॉल समझते हैं ना? कोरल रीफ जो यू कैन से दैट इन फाउंड इन एशियन। सो
ओशियन built up from the crown of the submerged ancient volcano mountains। ठीक है, तो एटॉल थोड़ा सा याद रखेंगे आप। उसके बाद आ जाते हैं, और जितने भी आइलैंड्स हैं ये सब यू कैन से दैट लो लाइंस हैं ऑन नॉन राइजिंग टू मोर देन 6 फीट अबव सी लेवल्स। बैरियर रीफ की बात करेंगे तो ये प्रोटेक्ट करती है आइलैंड्स को फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ द मानसून। तो बैरियर रीफ क्या काम करती है, ये आइलैंड्स को यू कैन से दैट प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ओके, आगे देखते हैं। जो अटॉल्स है हैव सैंडी बीच एंड लैगून्स एंड लग्जरियंट ग्रोथ ऑफ द कोकोनट पाम्स। तो कोकोनट पाम के लिए एक लग्जरियंट यू कैन से दैट ग्रोथ कवर करती है अटॉल। ठीक है, सो आपको इसमें से समझना क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं कि मालदीव के बारे में आपको थोड़ा सा देख लेना था कि इसकी जो अगर हम बात करें कि ये किससे बना हुआ है, तो मैंने बता दिया आपको, सीरीज सीरीज ऑफ दी कोरल अटॉल्स। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपने पीसी पे। पीसी बोले तो प्रीलिम्स करंट, और प्रीलिम्स करंट में हमारे पास बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको बहुत अच्छे तरीके से पीआईबी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का कॉम्बिनेशन लेते हैं। ओके, सो इसमें देखेंगे क्या है हमारे पास है कैलेप्सको। ये इसकी फुल फॉर्म है क्लाउड एरोसोल लिडार एंड infrareds, pathfinder, satellite observations missions. So you can say that एलेप्सको ये साइंस एंड टेक का वर्ड्स है। अच्छा, इसका ये लॉन्च कब हुआ, तो क्लैप्सको की हम थोड़ी सी बात बता दें, 2006 में। गोल क्या है, मेजरमेंट करना किसका, क्लाइमेट का, वेदर का और एयर क्वालिटी का। ठीक है, और इसमें यूज किसका होगा, लिडार का। तो लिडार के थ्रू यू कैन से दैट एयर क्वालिटी के बारे में, वेदर के बारे में, क्लाइमेट मेजरमेंट को करना, ये सारे काम आएंगे किसके अंतर्गत, कैलेप्सको। अच्छा, इसको लॉन्च किया है किसने, नासा एंड फ्रेंच के द्वारा। ओके, अब हम आ जाते हैं, फिर हमारे पास एक बॉडी है जिसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यू कैन से दैट एडीबी। और इसका हेडक्वार्टर सबसे पहले हमें देखना है, हालांकि यूपीएससी में इसका एक एमसीक्यू बन चुका है, वो है मनीला फिलीपींस में। और स्टेबलाइज कब हुई थी, 1966 में। किसके द्वारा ये हुई थी, एफर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, यू कैन से दैट ESKF के द्वारा ये क्या हुई, स्टेबलाइज हुई। मैंडेट की बात करें तो ये कमिटेड करती है क्या, टू अचीव अ प्रॉस्परस इंक्लूसिव रेजिलेंस एंड सस्टेनेबल एशिया एंड पैसिफिक्स। तो इसका मैंडेट करने का काम जो है वो प्रॉस्परस इंक्लूसिव की बात करती है, रेजिलेंस की बात करती है, सस्टेनेबल एंड एशिया पैसिफिक की बात करती है। फंक्शन की बात करें तो ये प्रोवाइड करती है लोन भी, टेक्निकल असिस्टेंस भी, ग्रांट भी एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें प्रोवाइड करने का काम करती है क्या, एशियन डेवलपमेंट बैंक। मेंबरशिप की बात करें तो इसमें 68 मेंबर हैं जिसमें इंक्लूड इंडिया भी शामिल है। अच्छा, अब इसमें से जो क्वेश्चंस बना है मैं उसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि एक बार क्वेश्चंस ये पूछा गया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में इंडिया का कितना शेयर होल्डर है और चाइना का कितना शेयर होल्डर है। तो उसमें दिखाया गया था कि मेजर शेयर होल्डिंग जो है वो चाइना एंड इंडिया करते हैं। नॉट, अगर हम इसको बताएं तो थोड़ा सा शॉर्ट में याद करेंगे, ये है हमारे पास जस्सिया, है ना। जसिया का मतलब है सबसे ज्यादा एशियन डेवलपमेंट बैंक में शेयर करने का काम करता है जापान, फिर अमेरिका, फिर चाइना और फिर इंडिया, और एक ए का मतलब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लीस्ट है, ओके, और सबसे हाईएस्ट है किसका, जापान का। और ये बीच में मिलेंगे आपको चाइना एंड इंडिया। क्लियर कट है। सो इसमें से मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको निकालना क्या होगा जब आप एशियन डेवलपमेंट बैंक को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, क्लियर कट है। उसके बाद दूसरी आपको इसमें बताना चाहिए कि इंडिया इसमें मेंबर है या नहीं। यस, इंडिया इसमें मेंबर है, दो बातें हो गई। तीसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया की शेयर होल्डिंग कितनी है इसमें, तो वो फोर्थ नंबर पे आती है, क्योंकि वन नंबर पे जापान है, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे चाइना है एंड फोर्थ पे इंडिया है। क्लियर कट है, इस तरीके से देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, फिर हमें मिलता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ये एक इंडेक्स है जिसको प्रोड्यूस किया जाता है बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ द इकोनॉमिक एंड सॉरी, मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, इंस्टीट्यूट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, यू कैन से दैट आईईपी के द्वारा इसको क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। और सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो ये पायरो प्रोसेसिंग एंड कैल्सिनेशन, सॉरी, यहाँ से सिर्फ आपको इतना समझना है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव तो आपको पता होगा कि टेररिज्म को यू कैन से दैट अंडर एस्टिमेट करने के लिए इसको रिलीज किया गया होगा, है ना। कॉमन सी बात है, टेररिज्म में तो वहीं से आप इसको पुट कर लेंगे, बट आपको इतना याद होना चाहिए कि इसको रिलीज कौन करता है। तो इसको रिलीज करती है इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड इकोनॉमिक, यू कैन से दैट आईईपी।
और सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें से क्या-क्या प्रोड्यूस होता है, जैसे एक पायरो प्रोसेसिंग एंड कैल्सिनेशन, जिसके कारण क्या होता है, कार्बन एमिशंस होता है, ठीक है? ये सब सीमेंट इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होने वाले हैं और इसमें 7% जो है कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूशंस का काम करती है सीमेंट इंडस्ट्री। अब आप देख रहे हैं किस तरीके से 7% कंट्रीब्यूशन सीमेंट इंडस्ट्री से ही आ रहा है। नेट ज़ीरो एमिशन की बात हमने 2050 तक करी है ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया ने 2070 तक करी है। ओके? चलिए, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारे पास यू कैन से दैट टर्मिनोलॉजी। ये क्या टर्म है? ये है हमारे पास आर्मगेडोन्स। ये एक टर्म है जो डिस्क्राइब करता है डिवास्टिंग डिक्लाइन ऑफ द इंसेक्ट पॉपुलेशंस अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि यू कैन से दैट जो इंसेक्ट की पॉपुलेशंस है वो डिक्लाइन होती जा रही है। डिवास्टिंग यानी कि बहुत बुरी तरीके से इसको बोलते हैं हम आर्मागेडोन्स, ठीक है? ये थोड़ा-सा आप याद रखेंगे कि आर्मागेडोन है क्या? इसका मतलब है कि इंसेक्ट की पॉपुलेशंस मेजरली यू कैन से दैट क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। अब हम आ जाते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, यू कैन से दैट आईआईपी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मेजर करती है जितनी भी ग्रोथ होती है, जो भी वेरियस टाइप यू कैन से दैट कंपनियां होती हैं, वेरियस सेक्टर इन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के बहुत सारे सेक्टरों में जो भी ग्रोथ होती है तो उसको मेजर करने का काम करती है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस। इसको रिलीज किया जाता है मंथली बेसिस पे, किसके द्वारा? सीएसओ, यू कैन से दैट सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस के द्वारा। इसका बेस ईयर क्या है? 2011-12 है। उसके बाद हम 3 ब्रॉड सेक्टर हैं इसके, कौन-कौन से हैं? मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। यू कैन से दैट एमएमई, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद अगर हम वेटेज की बात करें तो 8 कोर इंडस्ट्री हैं इन आईआईपी में ही, है ना? तो आईआईपी आपको समझ गया होगा, जिसको सीएसओ के द्वारा रिलीज किया जाता है। बेस ईयर इसका 11-12 है और इसका काम क्या है कि इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर है उसमें क्या ग्रोथ हो रही है उन सबको मेजर करने का काम करती है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस। और इसी के वेटेज के आधार पर करें तो ये 8 टाइप के हैं। इनमें से फर्स्ट वेटेज किसको जाता है और सेकंड किसको जाता है। तो थोड़ा-सा मैं आपको याद कराने की कोशिश करूँगा, आप समझ लेना। देखो थोड़ा-सा ऐसे देखते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील्स, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइज़र। अगर ऐसे याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे याद करेंगे कि रेस, देखिए यहाँ पे मिल रहा है आपको रेस, ठीक है? रेस फिर आपको मिलेगा कौन करे, ठीक है? किससे? ना सीफी से। यानी कि रेस कौन करेगा? ना रेस कौन करेगा? ना किसी का नाम ले लो आप, नाम सीफी से। तो यहाँ पे आर फॉर आपको मिलेगा रिफाइनरी प्रोडक्ट, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ये पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको न्यूमोनिक में याद करा रहा हूँ। आप ये ना सोचिएगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर मैं आपको न्यूमोनिक बता रहा हूँ तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन के आने के चांस है या फिर वो क्वेश्चन पूछा गया है। एस फॉर आपके पास हो गया स्टील। तो ये 3 तो हम ब्रिटिश के आधार पर करें तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। और सी फॉर आपका कोल हो जाएगा, सी आर फॉर आपका क्रूड ऑयल हो जाएगा, एन फॉर आपका नेचुरल गैस हो जाएगा, सी फॉर सीमेंट हो जाएगा, एफ फॉर फर्टिलाइजर हो जाएगा। क्लियर कट है? तो ये सब क्या है आपके, यू कैन से दैट रेस कौन करे? नसेफी से। तो ये हैं आपके वेटेज के आधार पर 8 कोर इंडस्ट्री, ठीक है? चलिए आगे आ जाते हैं हम 2 अक्टूबर 2023 में, क्या इम्पोर्टेंट है? फिर है हमारे पास मिल जाता है नेशनल टर्मरिक बोर्ड, यू कैन से दैट इसकी लोकेशन मिलेगी आपको तेलंगाना में। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी बोर्ड है तो उसकी लोकेशन आपको देख लेनी है, कहाँ है? तेलंगाना में। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये हेल्प करती है जितने भी टर्मरिक फार्मर हैं, टर्मरिक समझते हैं ना? तो टर्मरिक फार्मर जितने भी हैं उन सबको ये हेल्प करती है सभी एस्पेक्ट में ऑफ द टर्मरिक क्रॉप्स को लेके। टर्मरिक की बात करें तो ये कैसा प्लांट है? फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावरिंग का मतलब समझते हैं ना? फूल वाला प्लांट है। और ये जो कलर है मेनली फ्रॉम द कर्मिम की वजह से ये इसमें यू कैन से दैट कलर ऐसा हो जाता है इसका। और रिक्वायर्ड टेम्परेचर की बात करें तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर चाहिए। 5 टॉप टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट जो हैं इंडिया में वो कौन-कौन से हैं? सबसे पहले आपको याद रखना है तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अब ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि टर्मरिक के मामले में इंडिया में 5 स्टेट, टॉप 5 स्टेट कौन-कौन सी हैं? तो आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि तेलंगाना जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है वो तो फर्स्ट ही है, उसी के फिर आप चले जाएँगे महाराष्ट्र मिल जाएगा, कर्नाटका मिल जाएगा, तमिलनाडु मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश मिल जाएगा। अब हम आ जाते हैं प्रोटेक्शंस ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम द सॉरी सेक्सुअल ऑफेंस, यू कैन से दैट पॉक्सो एक्ट। तो इसको इनेक्ट किया गया था 2012 में। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है एड्रेस करना ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस एंड सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चिल्ड्रंस।
तो इन सबको एड्रेस करने का काम करता है पोक्सो, इस ये ज़रूर याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। अब आ जाते हैं हम सिम्बैक्स एक्सरसाइज़, ये एक्चुअली में बायलैटरल है और किसके बिटवीन में है, ये नवल एक्सरसाइज़ है, ये भी थोड़ा-सा हमें देखना है। नवल एक्सरसाइज़ है, बायलैटरल है और ये इंडियन नेवी और सिंगापुर नेवी के बीच में है। ओके? चलिए आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है मालदीव मालदीव आइलैंड्स। अभी मैं थोड़ा इसके बारे में बताया था कि ये इसकी जो सीरीज़ है ना वो कोरल एटॉल्स की वजह से है। ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है ना? हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। चलिए अब हम 2 अक्टूबर में देखेंगे गांधी जयंती। गांधी जयंती पे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, थोड़ा-सा उसको हम ब्रीफ में निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं 2023 में विल बी द 154वीं एंड यू कैन से दैट 154th बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? महात्मा गांधी जी की और यूएन ने इसको डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल डे ऑफ द नॉन वायलेंस। ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है कि 2007 में, है ना? तो यू कैन से दैट यस, यस, यस 15 जून 2007 को यू कैन से दैट इंटरनेशनल डे ऑफ द नॉन वायलेंस किसको घोषित किया गया? 2 अक्टूबर को, ओके? चलिए आगे चलते हैं, फिर हम देखते हैं 1915 से 18 में क्या हुआ था कि गांधी जी वापस आए, यानी कि वो साउथ अफ्रीका में थे, तो 1915 में वो इंडिया में वापस आ गए। 1921 में उन्होंने क्या किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप संभाली। 1922 में उन्होंने क्या किया? स्वराज और सेल्फ रूल की बात करी। इंडियन वर्कर के लिए थ्रू द नॉन वायलेंस एंड यू कैन से दैट अहिंसा के थ्रू 1922 में। और दांडी मार्च उनका था 1930 में और क्विट इंडिया मूवमेंट यू कैन से दैट भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ये कुछ आप सीरीज बाय में याद रखेंगे। सबसे पहले जो हुआ था वो स्वराज की बात करी गई 22 में और लास्ट में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट है, बीच में आपका दांडी साल्ट मार्च है। ओके, चलिए अब हम नोबेल प्राइज की बात करते हैं। तो जो भी नोबेल प्राइज हमारे इम्पोर्टेंट रहेंगे उनको हम वन बाई वन वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। सो देखते हैं इसको स्टेबलाइज किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। और इसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? नोबेल फाउंडेशन, जो कि स्टॉकहोम में है, स्वीडन में है। मेडिसिन अब किस क्षेत्र में है ये? मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस को लेके है। इसकी लगभग 6 स्ट्रीम है, ओके? और इकोनॉमिक जो अवार्ड है यू कैन से दैट वो आपका नोबल अवार्ड्स स्वीडन सेंट्रल बैंक के थ्रू दिया जाएगा ये, ना कि नोबल फाउंडेशंस के द्वारा। क्लियर है? अब आगे देखेंगे हम 2023 में क्या हुआ, मेडिसिन की बात करें तो एमआरएनए, ये थोड़ा-सा मैं इसके बारे में और बता दूँ। वेट। हुँ। 2023 मेडिसिन का हो या फिर आप साइकोलॉजी साइलॉजी, ये एक्चुअली में 2023 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एमआरएनए कोविड-19 वैक्सीन को दिया गया है और इसको बिल्ड किया गया था फाइज़र्स एंड बायोनटेक कंपनी के द्वारा। क्लियर है? ये थोड़ा-सा आप याद रखेंगे कि अ, यू कैन से दैट मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तो ये थोड़ा-सा आप याद रखेंगे, एमआरएनए कोविड-19 वैक्सीन्स। ओके? चलिए आगे चलते हैं, फिर प्रीलिम्स करंट 3 अक्टूबर 2023 का देखते हैं। मलेरिया, इसकी बात करें तो ये डिजीज़ डिजीज़ हमारा टर्म है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब प्रीलिम्स में पूछा जाता है। ये जो केस्ड होता है किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट के द्वारा, स्प्रेड बाय द एनाफिलीज मॉस्किटो। ये हमने बहुत याद किया था बचपन में कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा फैलता है, ठीक है? और इसमें जो पैरासाइट है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है। वैक्सीन की बात करें तो R21 और मैट्रिक्स एम, ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है इसलिए न्यूज़ में रहा। इसको लाइसेंस मिला है फॉर द घाना, नाइजीरिया एंड बुर्किना फासो में और इसको डेवलप किया गया। अगर हम R21 और मैट्रिक्स इसकी डेवलप की बात करें तो जेनर इंस्टीट्यूट एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको क्या किया गया है? डेवलप किया गया है किसको? मलेरिया वैक्सीन, जिसका नाम है R21 एंड मैट्रिक्स एम, ओके? अच्छा, इसलिए न्यूज़ में रहा। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये एक्चुअली में ट्राइबलों की एक यूनिवर्सिटी है इसलिए थोड़ी-सी न्यूज़ में है और कहाँ बनेगी? ये तेलंगाना में। और इसका यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो किस नाम पे रखा गया है? समक्का सरक्खा के नाम से। अब समक्का सरक्का क्या है? ये ट्राइबल गॉडेस हैं, मतलब ट्राइबल के भगवान हैं और एक्चुअली में समक्का सरक्खा ये फाइट करते थे किसके अगेंस्ट? जो भी लेवी की गई थी, यानी कि उन पे जो भी लेवी की गई थी टैक्स ऑन द ट्राइबल पीपल्स बाई क्षत्रिय रूलर के द्वारा। कब की बात है ये? 12वीं सेंचुरी में, ठीक है? तो थोड़ा-सा हम समक्का सरलक्का के बारे में पढ़ लेते हैं। ये स्टेट फेस्टिवल है कहाँ का? तेलंगाना का और ये हर 2 साल में मनाया जाता है, बाइनरली है, जो कि तेलंगाना में है। क्लियर कट है? तो ये थोड़ा-सा आपको दिख लेना वेरी इंपोर्टेंट है। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो आप कह सकते हो मतलब गो डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में बन रही है और ये जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो समक्का सरक्खा के नाम से है। अब ये भई सीधी-सी बात है, जो समक्का सरक्खा होंगे तो ये या तो उनके गॉड होंगे या फिर उनके पूर्वज होंगे और एक्चुअली में ये लोगों ने फाइट की थी क्षत्रिय रूलर के
अब हो सकता है यूपीएससी में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे हिट कर दिया जाए। क्या क्वेश्चन हिट हो मैं बता दूं। क्वेश्चन आपसे ये हिट हो कि समक्खा सरलखा एक्चुअली में ये एक ट्राइबल ग्रुप है जो किस वंश में था, तो ये आपको याद रखना है क्षत्रिय रूलर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 15 मिनट सिटीज की बात करें तो ये अर्बन प्लानिंग कंसेप्ट है, मतलब अर्बन को प्लान करना है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये पुटिंग एसेंशियल सर्विस, यानी कि इसमें जो भी एसेंशियल सर्विस होंगी उनको पुट किया जाएगा विद इन अ वॉकिंग और बाईसाइक्लिंग, ठीक, बाईसाइक्लिंग। सो रिड्यूस पॉल्यूशंस, तो कुल मिला के ये 15 मिनट सिटीज में यही रहेगा कि भाई मान लीजिए अगर आपका 15 मिनट का कोई भी, यू कैन से 15 से 20 या 30 मिनट का जो भी रास्ता है, तो आप कोशिश करें उसको बाइक और सर्विस के थ्रू ना जाके वॉकिंग करें, है ना। इससे क्या होगा कि जो पॉल्यूशन होगा वो रिड्यूस होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या है हमारे पास, फिर है हमारे पास कोलक्कड़ मुंडथुराई टाइगर रिजर्व्स, यानी KTMR, ये लोकेशन है इसकी तमिलनाडु में। और इसका दूसरा नाम है रिवर सेंचुरी, ये थोड़ा-सा आप याद रखेंगे, KMTR का दूसरा नाम है रिवर सेंचुरी। और बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करेंगे तो यहाँ पे अगस्त्यमलाई हिल रेंज मिलेगा, और ओरिजिनेट रिवर मिलेगी यहाँ पे थमिरवरी, ठीक है। ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट टू ड्राई डेसिडियस, ओके। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमें मिलता है स्टैग हॉर्न कोरल, ये क्या है भाई, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोरल है ना, जो कि आपका कैरेबियन और इल्खोर कोरल्स, है ना। और यू कैन से दैट इसको विल्ड जो होती है, ये विल्ड कैरेबियन कोरल रीफ के थ्रू होती है ओवर द लास्ट 5000 साल से, ठीक है। तो स्टॉकहोर्न कोरल ये एक कोरल रीफ ही है। इसके फॉर्मेशन की बात करें तो जैसे डेंस ग्रुप, जिसको हम थिकेट्स ने वेरी शैलो वाटर में होते हैं ये, और फूड फ्रॉम द फोटोसिंथेटिक के थ्रू बनाएंगे। एंड और ये लिव करते हैं, जो कोरल रीफ के जो सेल्स होते हैं उनके इनसाइड में ये क्या होते हैं, यू कैन से दैट ग्रो करते हैं। और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते हैं, स्टॉकहॉर्न कोरल्स। अब आ जाते हैं हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो IBVI, यानी कि इसको स्टेबलाइज किया गया था 2016 में। और किसके अंडर में, ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, और गवर्न किया गया है गवर्निंग बोर्ड के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एंड कोड एप्लीकेबल जैसे कंपनी है, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड पार्टनरशिप है, और इंडिविजुअल है, इन सब पे ये क्या कहता है, एप्लीकेबल है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ओके। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं 4 अक्टूबर 2023। सो यहाँ पे मिलता है हमें वेसल कन्वेंशन 1999 वाला, जो कंट्रोल करता है ट्रांसबोर्डरी मूवमेंट जो भी होंगे हजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल के द्वारा, उनको सबको कंट्रोल करने का काम करता है वेसल कन्वेंशंस। तो मैं थोड़ा सा आपको एक लाइन में बता दूं कि वेसल कन्वेंशन आपको याद रखना है कि ये रिलेटेड है किससे, हजार्डस से, क्योंकि यहीं से आपका MCQ डायरेक्ट उठा था। रॉटरडैम कन्वेंशन 1999 की बात करें तो इसको प्रायर इन्फॉर्म कन्वेंशन कॉन्सेंट चाहिए, है ना। जो प्रोसीजर है ये यही है, प्रायर इन्फॉर्म कॉन्सेंट प्रोसीजर। ये फॉर द सर्टेन कुछ हजार्डस केमिकल्स हैं एंड पेस्टिसाइड हैं इन द इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमें मिलता है वोन डिक्लेरेशंस, ये क्या है भैया, इसका काम है कि जितने भी हार्मफुल केमिकल हैं उनको फेज आउट करना, ठीक है। और एनहांस करना सेफ मैनेजमेंट किसको, जिससे सच एज ए केमिकल्स वेयर देयर आर नीडेड, ठीक है। और इसने हजार्डस पेस्टिसाइड को इन एग्रीकल्चर में 2035 तक क्या करना है, फेज आउट करने का काम है किसका, वोन डिक्लेरेशन का। अब हमें आ जाता है, अब ये थोड़ी सी 3 डिक्लेरेशन मैंने आपको बताया, तो आप एक बार देख लेना। वेसन कन्वेंशन ये किससे है, ये अगर आप एक लाइन में कहेंगे, देखिए मैं आपको बता दूं, तो ये आपका हो जाएगा वेसल कन्वेंशन हजार्डस से, ठीक है। ये आप याद रखेंगे हजार्डस। और ये आपको थोड़ा सा याद रख देंगे, ये प्रायर इन्फॉर्म कन्वेंशन है। और बोन कन्वेंशन का काम सिर्फ ये है कि जो हार्मफुल केमिकल है उनको उनको यू कैन से दैट फेज आउट करना। ऑपरेशन कच्छप की बात करें तो ये इंडिया का हॉटस्पॉट है फॉर द टर्टल डाइवर्सिटी के लिए, एंड रिप्रेजेंटिंग 29 स्पेसीज ऑफ द टोर्टोइज, फ्रेश वाटर एंड टर्टल। तो लगभग ये यू कैन से दैट ऑपरेशन कच्छप में 29 स्पेसीज हैं टोर्टोइज की, जिसमें फ्रेश वाटर टर्टल भी शामिल हैं। गंगा रिवर की बात करें तो उसमें 13 स्पेसीज फाउंड होती हैं, ओके। उसके बाद हम इसके डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये अलग है हमारे पास। ये एक्चुअली में इसने क्या किया है, इसने सेव किया है 955 गैंगरीन टर्टल को बाय द ऑपरेशन कच्छप। अब ये थोड़ी सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ऑपरेशन कच्छप में टर्टल को, ठीक है, टर्टल को क्या किया गया, सेव किया गया है, तो इसलिए थोड़ा सा न्यूज में रह गया।
अब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एंड डीआरआई की बात करेंगे तो ये अंडर है किसके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स एंड कस्टम्स यानी कि सीबीआईसी के अंडर में आती है। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, और अपेक्स बॉडीज की है, अपेक्स बॉडी एंटी स्मगलिंग इन इंडिया। तो इंडिया में जो भी स्मगलिंग होती है उसके लिए अपेक्स बॉडी जो है वो है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जिसके थ्रू ऑपरेशन कच्छप चलाया जा रहा है। आगे देखते हैं, फिर हमें मिलता है स्वच्छ भारत मिशन यानी कि एसबीएम। इसको लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को, और इसका काम क्या था, यूनिवर्सल सैनिटाइजेशन, जो सैनिटाइजेशन यू कैन से दैट, जो हाइजीन यू कैन से दैट, साफ सफाई, उसको कवरेज करने का काम था। और इसके दो कंपोनेंट्स हैं यानी कि दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं, एक है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जिसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देख रही है, और एक है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर देख रहा है। क्लियर कट है। मिशन मोड की बात करेंगे तो ये 2020 से 21, 24 से 25 चलेगा। और अगर हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात करें तो इसका काम क्या है, ओपन डिपेक्शन यू कैन से दैट फ्री, है ना, तो इसको प्लस करना यू कैन से दैट 2020 तक, ठीक है। और इंश्योर करना कि जो ओडीएफ है यानी कि ओपन डिपेक्शन फ्री, है ना, बिहेवियर आर सस्टेनेबल एंड सॉलिड एंड लिक्विड वास्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी आर द एक्सेसिबल। तो कुल मिला के इसका काम ये था कि ग्रामीण वाले का, कि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर लेटरिंग जो है वो कम होती है, तो इसलिए वो ओडीएफ पे फोकस करेगा, है ना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 वर्जन्स। ये यू कैन से दैट 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुआ था, और इसका काम क्या है, गार्बेज फ्री करना, ठीक है। सीधी-सी बात है, शहर की बात होगी तो शहर में तो लैट्रिन बाथरूम बहुत होती हैं, तो वहाँ पे अगर किसी को रिड्यूस करने की बात होगी तो वो गार्बेज को रिड्यूस करने की बात होगी। बट ग्रामीण क्षेत्र में ओडीएफ की बात होगी, ये थोड़ा-सा आप याद रखेंगे। फिर हमें मिल जाता है वंदिस लिमाकोमी, ये क्या है भैया? ये एक्चुअली में फिश स्पीशीज़ है जो आपकी मल्लिका रिवर यानी कि मिलक रिवर जो कि नागालैंड में पड़ती है, वहाँ पे ये पाई गई है, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये थोड़ा-सा आप याद रखेंगे, वंदिस इमाकुमी। पिग्मी हॉग ये क्या है? ये सुअर की, जो सुअर आपने देखे होंगे उसका यू कैन से दैट वेरिएंट ही है। स्मॉलेस्ट एंड रेयरेस्ट वाइल्ड पिग है इन द वर्ल्ड, और ये इंडिकेटर स्पीशीज है, ठीक है। और उसकी लोकेशन कहाँ है? बंगाल और असम में। क्लियर कट है। चलिए अब आ जाते हैं हम 5 अक्टूबर 2023 को, क्या इम्पोर्टेंट है, एक तारीख, एक घंटा, एक साथ, अभी कैंपेन चला था एक्चुअली में महात्मा गांधी को ट्राइब्यूट्स देने के लिए। एक कैंपेन चला था जिसमें 1 घंटे का श्रमदान था कि भई आपको झाड़ू लगाना है। सो इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, में से वॉलंटरी एफर्ट्स है फॉर क्लीननेस फॉर इंडिया एज ट्राइब्यूट्स ऑफ महात्मा गांधी। क्लियर कट है। और इसका काम था टू एंगेज करना 1 आवर ऑफ श्रमदान, ठीक है, अंडर द स्वच्छता ही सेवा कंपनी के थ्रू। आगे चलते हैं हम, स्वच्छता ही सेवा कंपनी ये क्या भी है, इसका ऑब्जेक्टिव जो है फॉर अंडरटेकिंग श्रमदान एक्टिविटी, और क्लियर कट है। तो स्वच्छ ही सेवा कंपनी जो है इसके अंतर्गत था कि भाई श्रमदान देना है, और इसका एम है टू जनरेट करना जन आंदोलन थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू क्या करना, जन आंदोलन को जनरेट करना। मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को देख रही है। और स्वच्छता भारत दिवस की बात करेंगे जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। पीएम स्वनिधि स्कीम की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया 2020 में। ये कैसी स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रली सेक्टर का मतलब है जिसमें गवर्नमेंट की 101% फंडिंग होती है। और पीएम स्वनिधि स्कीम में मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर दिख रही है इसको। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी की बात करेंगे तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यू कैन से दैट सिडबी इसको इम्प्लीमेंट कर रही है पीएम स्वनिधि स्कीम को। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ये प्रोवाइडेड करती है अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन टू स्ट्रीट वेंडर, जो भी स्ट्रीट वेंडर होते हैं, स्ट्रीट वेंडर समझते हैं ना, जैसे ठेले वाले हैं, है ना, या मान लीजिए वो वन डे उनका कोई, जैसे जो सब्जी का ठेला लगाते हैं, अंडे का ठेला लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो उनको ये अफोर्डेबल यू कैन से दैट कैपिटल लोन प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। अच्छा, रिज्यूम देयर लाइवलीहुड दैट हैव बीन एडवर्सली अफेक्टेड टू कोविड-19 लॉकडाउन। और कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से जो भी अफेक्ट हुए हैं उनको ये क्या देती है, यू कैन से दैट एक लोन देती है जिसके थ्रू वो अपना सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा आपको याद रखना है, पीएम स्वनिधि स्कीम को 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और सिडबी इसको देख रही है, और ये सेंट्रली सेक्टर्ड है यानी गवर्नमेंट इसको खुद देख रही है। पीएम उज्ज्वला योजना की बात करेंगे तो ये 2016 में लॉन्च हुई। और मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम, ये थोड़ा सा याद करने के लिए, एंड नेचुरल गैस है इसका। और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये टू मेक क्लीन कुकिंग फ्यूल सच एज एलपीजी अवेलेबल
टू रूरल एंड डिप्राइल हाउसहोल्ड्स, ठीक है। अच्छा, साउथ लोनाक लेक जो कि सिक्किम में मिलेगी। उसके बाद फिर हमें मिलता है प्लेटो पोसेस। ये क्या है? ये एक्चुअली में डक बिल्ड सेमी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। प्लेटिपोसेस ये आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है हमारे पास। फिर है हमारे पास ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी कि ग्लोफ। ये एक्चुअली में लोकेशन इसकी सिक्किम में है। ये है क्या? ये फ्लड टाइप का होता है जिसमें वाटर जो है वो अचानक से इतना आ जाता है फ्रॉम द ग्लेशियर या मोरान्स के थ्रू, ठीक है। अच्छा, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट इसको अंकटाड ने जारी किया। ये थोड़ा सा आप जरूर देखेंगे। आगे चलते हैं फिर हमें मिलता है नैनो पीटीए। ये एक्चुअली में एंजाइम है और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव्ड कमिटी यानी कि जीईएसी। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू, और इसको देख रही है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसका काम क्या है? रिलीज करना जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट को और उनके ऑर्गेनिज्म को। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चेक टू 2023 को क्या इंपॉर्टेंट है? नोबेल प्राइज। देखिए मैं आपको बता दूं, इट्स ए कॉम्बिनेशंस। ये तो आपको पता ही होगा भाई, हमारा जो प्रीलिम्स करंट आता है वो पीआईबी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का क्या होता है? कॉम्बिनेशंस होता है। सो देखते हैं नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर की बात करेंगे तो ये मिला है नॉर्वे जॉन्स फोसेस को। एक्चुअली में इन्होंने इनोवेशन किया है प्लेज एंड प्रोज को लेके। और उसके बाद ये नोबेल प्राइज जो है लिटरेचर वाला, इसको अवार्ड किया जाता है स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम के थ्रू। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमें मिल जाता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। यू कैन से दैट यूपा। यूपा की बात करें जो कि 1967 में आया था, ठीक है। फॉर द इफेक्टिव प्रिवेंशन के लिए ऑफ द सर्टेन अनलॉफुल एक्टिविटी, जो इंडिविजुअल करे या एसोसिएशन करे उनके लिए है। और उसका काम है डील करना टेररिज्म एक्टिविटी को, ठीक है। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आप मान लीजिए कुछ भी पर डे बेसिस पे पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। बट अगर वीकली पे आप इसको देखेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि सर ये बहुत ज्यादा फिल्टर कंटेंट है और हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी है फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, ओके। सो इसलिए प्लीज मैं आपसे कहूंगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करिएगा, बट वीकली बेसिस पे उसको देख लीजिएगा, डजंट मैटर। आगे देखते हैं। फिर हमें मिलता है Organizations for the Security and Cooperations in Europe, you can say that OSC मिंक ग्रुप। एक्चुअली में ये ग्रुप जो है ना, ये इंडिया ने अभी इसको सपोर्ट कर दिया है भाई। किसके लिए? कि भाई शांति बनाए रखो, किसमें? आर्मेनिया और अजरबैजान में। अभी इनमें फाइट हो रही है किसके लिए? नागोर्नो काराबक्श रीजन के लिए। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, नागोर्नो काराबक्श के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान आपस में भिड़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए ओएससी मिंक एक ग्रुप है जिसको किसने सपोर्ट कर दिया? इंडिया ने, तो इसलिए न्यूज में आ गया। तो देखते हैं ये है क्या। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीजनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस है, ओके। एंड इसको चेयर किया गया है फ्रांस के द्वारा, रसिया के द्वारा और यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। परमानेंट मेंबर की बात करें तो इसमें बेलारूस है, जर्मनी है, इटली है, स्वीडन है, टर्की है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है। ये सारे इसके परमानेंट ग्रुप हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमें मिलता है पोंगोंग सो लेक। एक्चुअली में ये इस लेक की बात करें तो ये लेह लद्दाख में मिलेगी आपको, ठीक है। लोकेशन आप याद रखेंगे, लेह लद्दाख। और वर्ल्ड की हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक है ये। और इसका दूसरा नाम है चेंज कलर। यू कैन से दैट चेंजिंग कलर, बिकॉज ये अपने समय समय पर कलर भी चेंज करती रहती है, पेंगोंग सो लेक। और ये इंडस रिवर का पार्ट नहीं है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं हम ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। यू कैन से दैट ओटीटी। ओटीटी को गवर्न कौन करता है? वो करती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021। बट ये ट्राई के अंडर में नहीं आता। कई बार ना हमसे डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा गया कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म ट्राई के अंतर्गत आता है। नॉट टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि ये ट्राई के अंडर में नहीं है। ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है। और इसको मिनिस्ट्री कौन सी देख रही है? आईटी मिनिस्ट्री देख रही है इसको। क्लियर कट है। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमें मिलती है रानी दुर्गावती। ये जो किसके शासन में थी? इसने शासन किया गोंड डायनेस्टी की तरफ से, ठीक है। और अगर इसने रिजर्वियर बनवाए कुछ, जैसे रानी ताल है, चेरी ताल है, अंदर ताल। ये हो सकता है आपसे पूछिए रानी ताल, चेरी ताल, अंदर ताल जो है वो रिजर्वियर किस डायनेस्टी में बने, किसके द्वारा बनवाए गए? तो गोंड डायनेस्टी में। किसके द्वारा बनाया गया? रानी दुर्गावती के द्वारा। तारिक फरिश्ती एक्चुअली में दुर्गावती एंड बाज बहादुर के बीच फाइट हुई जिसमें दुर्गावती जीत गई थी, ठीक है। और अकबर ने अटैक किया था गोंड एम्पायर पे, तब यू कैन से दैट लीडरशिप थी आसफ, वो सॉरी। और उस टाइम लीडरशिप जब अकबर ने अटैक किया तो उसकी लीडरशिप कौन कर रहा था? आसफ खान कर रहा था। अच्छा, अब हम आ जाते हैं। फिर हमें मिलता है कोalition फॉर द डिसास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसकी उत्पत्ति इंडिया
यू कैन से दैट इंडिया एज़ द सिडरी के रूप में, और यूनाइटेड क्लाइमेट एक्शन समिट इन 2019 में इसकी जेनेसिस हुई। इसका एम क्या है? इसका एम है प्रमोट करना रेजिलियंस ऑफ द न्यू एंड एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को टू क्लाइमेट एंड डिसास्टर रिस्क इन सपोर्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। मेंबर की बात करें तो इसमें 31 कंट्री हैं, 80 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ओके। अब हम आ जाते हैं लास्ट, हमारे पास बचता है 7 अक्टूबर, बिकॉज़ 8 अक्टूबर है, तो आज जो भी आएगा करंट उसको मैं नेक्स्ट वाले में अटैच करूँगा आपके लिए। और यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो भी चीज़ें करते आ रहे हैं, जिस हिसाब से भी पढ़ रहे हैं, उसमें आप एक काम करिएगा, थोड़ा-सा पीआईबी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, आप कई बार ना क्या होता है कि 45-45 मिनट की वीडियो देखने बैठ जाते हैं पर डे बेस पे। मुझे नहीं लगता कि उससे आपको कुछ भी सॉल्यूशन मिलता होगा। आई एम श्योर, रीज़न है क्योंकि मैंने लास्ट कई स्टूडेंट को ऐसा देखा है कि वो 2 साल से लगातार किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, जब करंट की बात आती है तो उन पे नथिंग एल्स। हाँ, ऑब्वियसली रेयर केस है, बहुत से लोगों का तैयार भी होता है क्योंकि वो साथ के साथ लिखते रहते हैं। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ आपको क्या करना होता है कि हम उसी बेस को लेके अपना रिदम बना लेते हैं कि भाई ठीक है, डेढ़ घंटा हम वीडियो देखेंगे। अरे तो बट आपकी नॉलेज तो गेन नहीं हुई ना वहाँ पे, आपने उस चीज़ को देख के छोड़ दिया। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा इस प्लेटफ़ॉर्म पे, मान लीजिए आपने 45-45 मिनट की वो वीडियो नहीं देखी। अगर आप वीकली हिसाब लगाएँगे तो लगभग आपका 7 या 8 घंटा बर्बाद हुआ। यहाँ आपका 40 मिनट जो है वो जाएगा और ये हिट पॉइंट होगा डायरेक्ट आपका प्रीलिम्स करंट के लिए। रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें हम ज़्यादा बातें नहीं करते, मेंस पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा-सा देखेंगे अभी। बट हम प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं कि भई, और डेटा भी कुछ होता है मेंस का, वो मैं लिख देता हूँ। तो हम क्या फ़ोकस करते हैं कि भई इसमें जो भी हमारे लिए, अगर मान लीजिए हमारा पीआईबी हमने पढ़ लिया, द हिंदू छूट गया, द हिंदू हमने पढ़ लिया, इंडियन एक्सप्रेस छूट गया, तीनों तो नहीं पढ़ पाएँगे, एक तो छूट ही जाएगा। उन सारी चीज़ों का निचोड़ हमें फाइनल मिल जाता है। दैट्स अ वेरी यूज़फुल फॉर अस। ओके। सो मैं आपसे ये कहूँगा, प्लीज़ आप ना इस वीडियो को कंटिन्यू, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो देखते रहें वीकली बेसिस पे। मैंने वैसे भी डेली बेस पे बंद कर दिया क्योंकि सारा कंटेंट हम वीकली पे कर ही लिया करते थे, तो वीकली डेली बेस पे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है हमारा, ठीक है? तो देखते हैं अब हम नोबेल प्राइज़ पीस वाला, तो इसको मिला है नरगिस मोहम्मदी को। एक्चुअली में इन्होंने फाइट की किसके अगेंस्ट में? जो भी अप्रेस्ड पीपल हैं, कहाँ के वुमेन्स हैं, सॉरी, यू कैन से दैट अप्रेस्ड वुमेन्स, ईरान में। ईरान में अभी क्या हुआ था कि बुर्की को लेके बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, तो उसी के रिगार्डिंग ये नरगिस मोहम्मदी हैं, इन्होंने जो वुमेन्स अप्रेस हैं, ठीक है, ईरान में, उसी के अगेंस्ट इन्होंने फाइट की और इन्होंने प्रमोट किया ह्यूमन राइट एंड फ्रीडम सभी के लिए होनी चाहिए, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज़ की बात करें, इसको प्रेज़ेंट किया जाता है बाय द चेयरमैन ऑफ द नॉर्वेगियन नोबेल कमिटी के द्वारा। बाद बाकी अदर जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होंगी नोबेल प्राइज़ को, उनको नोबेल फाउंडेशन इन स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा देखा जाता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने रिसिप्ट किया है ऑफ द पीस प्राइज़। इंडिया ने रिसिप्ट किया है पीस प्राइज़, यस, जैसे कैलाश सत्यार्थी ने 2014 में। ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जब आप इनके बारे में थोड़ा-सा देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। रीज़न क्या है? इंडिया में देखिए, आप सोचेंगे कि ऐसे लोग भी हैं, जिन्होंने बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, लगभग आई थिंक 14 या 15,000 बच्चों को उन्होंने स्कूल भेजा है। बहुत सारी कहानियाँ हैं इनकी। और मदर टेरेसा के बारे में तो खैर कौन नहीं जानता। ये 1979 में मिला था। उसके बाद आ जाता है टोकनाइज़ेशन। टोकनाइज़ेशन का मतलब क्या है? ये प्रोसेस है जिसमें रिप्लेस किया जाएगा कार्ड की जो भी डिटेल है, ठीक है? और यूनिट टोकन के थ्रू। ये मैंने आपको हालाँकि पहले भी करा दिया था, आई थिंक। उसके बाद हम आ जाते हैं कोलेरू। कोलेरू की बात करें तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, कहाँ पे? इंडिया में। और ये कनेक्ट होती है कृष्णा और गोदावरी सिस्टम से। यू कैन से दैट, जो कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। आगे मिल जाता है हमें अरुणाचल याक चुरपी। एक्चुअली में इसको जीआई टैग मिला है और ये याक का मिल्क है। ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है। नेचुरली फर्मेंटेड चीज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिल्क ऑफ द अरुणाचली याक, और you can say that your yak milk produce to gap geographical indications। So पहली बार ऐसा हुआ है कि याक मिल्क को क्या मिला है? You can say that जीआई टैग मिला है। उसके बाद हम आ जाते हैं चिल्ड्रंस डिस्प्लेस इन चेंजिंग क्लाइमेट। इसको रिलीज़ किया गया यूनिसेफ के द्वारा। आगे चलते हैं, जो रिपोर्ट है इसको स्टेबलाइज़ किया गया, स्टेबलाइज़ द क्रिटिकल कनेक्शंस बिटवीन क्लाइमेट, मोबिलिटी, चाइल्डहुड एंड इम्प्लीकेशंस पॉलिसी के द्वारा। हक्की-पिक्की ट्राइब की बात करें तो हक्की का मतलब है बर्ड्स, पिक्की का मतलब कैच करने वाला, या कैच, यू कैन से दैट, और इसका मतलब हुआ होगा वर्ड कैचर, जो कि लोकेशन कहाँ है इसकी? कर्नाटका में। ये थोड़ा-सा याद रखना है। और ये कैसी है? पेट्राचिल है, मेट्राचिल है? मेट्राचिल ग्रुप है हक्की-पिक्की। अब देखिए, थोड़ा-सा आप देखेंगे कि इससे भी निकाल देंगे हक्की-पिक्की। पिक्की जो है मतलब लड़की है, पिंकी, हक्की, पिंकी है ना, उससे निकाल लेंगे, तो ये मेट्राचिल हो गया। लैंग्वेज की बात करें तो इनकी बागरी लैंग्वेज है, जो कि इंडजर्ड लैंग्वेज में आती है, किसके थ्रू? यूनेस्को, यूनिसेफ के द्वारा।
अब हम आ जाते हैं यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर द एशिया एंड पैसिफिक। यू कैन से दैट एस्कैप, इसकी उत्पत्ति हुई 1947 में संघाई के थ्रू एंड बिकम ए एस्कैप इन 1974 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट कोऑपरेशंस अमॉन्ग मेंबर इन परस्यूट ऑफ सॉल्यूशंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैलेंज। ओके, उसके बाद हम बात करें इसकी रिपोर्ट की, तो जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस असेसमेंट रिपोर्ट, एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिपोर्ट्स, और इसमें मेंबर जो हैं 53 मेंबर हैं, 9 इनके एसोसिएट मेंबर हैं। ओके, सो ये हमारा एक कंपाइलेशंस हो गया, और मैं बता दूं आपको पीडीएफ बहुत इजीली नॉर्मल वे में आपको मिल जाती है इसकी। आप मेरे को जो मेरा नंबर है 8171400646 पे क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे और आपको ये पीडीएफ एक्सेस हो जाएगी। ओके, सो मैं आपको बता दूं ये सारी मेहनत मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि भाई आप लोगों को फ़िल्टर कंटेंट मिले, आपको लोगों लोगों को लगे कि यार क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है। हम लोग भ्रमित हो जाते हैं ना, वीकली बेसिस पे हम 7-7 8-8 घंटे अपने बेकार करते रहते हैं, और फाइनली हमारे पास वीकली करंट ज़ीरो हो जाती है। हमें ध्यान ही नहीं रहता क्या था, क्या नहीं था, और हमारा यहाँ पे मेन फ़ोकस यही होता है कि अगर कोई भी टॉपिक दिया है ना? तो उसमें हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि ये टॉपिक एक्चुअली में है क्या? व्हाट इज़, है ना? तब जाके हम इसको कंप्लीट लेके आ पाते हैं। चलिए, सो आज मैं अपने सेशन को यहीं रोकूँगा, और प्लीज़ वीकली बेसिस वाला अपना ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। डेली बेसिस रीज़न क्या है, हम वीकली तो डेली भी थोड़ा-थोड़ा न्यूज़ सुनते रहते हैं, पर वीकली पे हमें पता हो जाता है कि अच्छा ये चीज़ें आई थी। ठीक है? ओके, सो थैंक यू सो मच।